नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे और आज के लिए जितने भी टॉपिक्स है ना इस चैप्टर के बिल्कुल जो टॉप इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक्स है। वन इज नेक्रोसिस, नेक्स्ट वन शुड बी फ्री रेडिकल इंजरी एंड एम आई राइट, ठीक है। तीनों टॉपिक में से हर एक के एक एमसीक्यू 2 आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, जहाँ पे समझ ना आए तो मुझे फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब ये है, नेक्रोसिस मीन्स पैथोलॉजिकल सेल डेथ। हमने कल पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल सेल डेथ 2 तरह की होती है। अगर जनाब फिजियोलॉजिकली सेल डाई हो जाए, फिजियोलॉजिकली दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। सेकंड पैथोलॉजिकल सेल डेथ दैट इज नोन एज नेक्रोसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल का मतलब है एब्नॉर्मल सेल डेथ, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर पैथोलॉजिकली किसी भी सेल की डेथ होती है ना, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस। अब देखिए टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, टाइप्स लेते हैं। नेक्रोसिस की टाइप्स कितनी है? सो द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नंबर 1 इज कॉल्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की हम टाइप्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में लेके सेल डेथ, देखिए क्या बस मैं बताता रहे तो फिर मैं समझा दूं। सेल डेथ कोगुलेटिव नेक्रोसिस के नीचे लेके द सेल डेथ वेयर सेल मॉर्फोलॉजी, द सेल डेथ वेयर सेल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप, ठीक है ना। द सेल डेथ वेयर सेल मॉर्फोलॉजी रिमेन नॉर्मल, the cell death where cell morphology remain normal but proteins inside the cell become denatured, ठीक है ना। For example protein inside cell become denatured। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में लिखे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में लिखे कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ वेयर द सेल मॉर्फोलॉजी रिमेन नॉर्मल बट प्रोटीन इनसाइड द सेल बिकम डीनेचर्ड। इस ये क्लासिकल डेफिनेशन है, इट इज नोन एज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर ये सेल है ना, सेल फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखते हैं तो हमें मिलता है राउंडेड शेप में। किस शेप में? राउंडेड शेप में। और फिर इस सेल को जनाब किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? फॉर एग्जांपल इस सेल को अपनी ब्लड सप्लाई है ना, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्लॉट है, क्लॉट, और इस क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो टू द सेल क्या है? कम है। तो यहाँ पे जब ब्लड फ्लो कम आएगी तो सेल को अपनी नीड नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से फर्दर सेल डैमेज होने की सूरत में एट्रास क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अगर सेल की ऐसी डेथ होती है ना जिस पर देखकर सेल की मॉर्फोलॉजी क्या मिलती है? नॉर्मल, लेकिन सेल के अंदर जो प्रोटीन है ना वो क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन इस तरह थे ना, पहले इस तरह थे, अब ये डीनेचर हो गए ना, इस तरह मतलब क्लम्प्स हो गए। क्लम्प्स का मतलब क्या है? इकट्ठा हो गए। इसका मतलब देखो इस नेक्रोसिस सेल की जो डेथ हो चुकी है ना, इट इज नॉर्मल डेथ और एब्नॉर्मल? एब्नॉर्मल डेथ। सो इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस। लेकिन ये ऐसा सेल डेथ है जिसमें सेल मॉर्फोलॉजी वही की वही है, मेम्ब्रेन वही है, लेकिन सिर्फ मसला किस में आ चुका है? प्रोटीन में। और प्रोटीन क्या हो चुके हैं? डीनेचर। और प्रोटीन डीनेचर होके स्प्रेड होंगे या मतलब इकट्ठा होंगे? इकट्ठे होंगे, इट बिकम कोगुलेट। प्रोटीन क्या हो जाएंगे? कोगुलेट हो जाएंगे। ऐसी सेल डेथ जिसमें प्रोटीन डीनेचर होके कोगुलेट हो जाते हैं, लेकिन सेल की ओवरऑल मॉर्फोलॉजी क्या रहती है? नॉर्मल। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस। क्लियर है? सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की हॉलमार्क ये है कि इसमें सेल की मॉर्फोलॉजी विल बी रिमेन नॉर्मल but the protein inside the cell become denatured and they become coagulate. So this type of necrosis is known as coagulative necrosis. अब लिखे, this necrosis is commonly seen in solid organ। याद रखना ये वर्ड पेपर में। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमेशा हमें कहाँ पे मिलते हैं? सॉलिड ऑर्गन में मिलते हैं। जहाँ पे ऑर्गन सॉलिड होना उसमें नेक्रोसिस कोगुलेटिव होती है, स्पेशली हार्ट, ठीक है ना। हार्ट इज सॉलिड ऑर्गन, तो हार्ट में जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। लीवर में क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है।
हार्ट और लीवर याद रखें प्लस किडनी, क्या किडनी, ये तीन चीजें आप लोगों को होनी चाहिए, या लीवर भी जोड़े, जो टॉप पेपर में आते हैं वो हार्ट है और एंड ऑफ किडनी है। ठीक है जी। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस के लिए हमने ये पढ़ा है, देखो याद करें, ऐसी सेल जिसमें सेल की मॉर्फोलॉजी क्या रहे, नॉर्मल रहे, लेकिन सेल के अंदर प्रोटीन डीनेचर हो क्या हो जाए, कोगुलेट हो जाएगा, तो उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। This type of necrosis is most commonly seen in solid organ, especially heart and of kidney. अब पता है पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इस तरह, एक बंदा है जनाब, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब क्या है, एमआई। What is meant by infarction? Anyone? Necrosis of the muscles. What is meant by infarction and what is meant by gangrene? इसमें क्या फर्क है? जी? हाँ। Anyone else? ये दोनों जो है वो सेल डेड है, लेकिन एक में जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरे में नहीं। ये नहीं, ये ग्रीन में इन्वॉल्व होता है। वही आंसर इधर देखिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना हार्ट में जो मस्कुलर लेयर, फॉर एग्जांपल दिस इज मायोकार्डियम, ये क्या चीज है, मायोकार्डियम। व्हाट इज मायोकार्डियम? मायोकार्डियम इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। सेकंड लेयर, अगर फॉर एग्जांपल इसको अपनी ब्लड सप्लाई मिलेगी कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है ना ब्लड सप्लाई देगी किसको, मायोकार्डियम को। अगर यहाँ पे किसी क्लॉट एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम क्या है, कम है, तो मायोकार्डियल सेल के अंदर जो है ना इनफ ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं आता, इस वजह से मायोकार्डियल सेल की क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि ये कौन सा लेयर है, मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम के अंदर सेल की डेथ को हम इंफार्क्शन कहते हैं, एमआई कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं, इंफार्क्शन का मतलब है सेल डेथ, समझ आ रही कि नहीं। अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं ये लोअर लिम्ब है, ये क्या है, लोअर लिम्ब, ये फॉर एग्जांपल लेग है, लेग। अब ब्लड फ्लो लोअर लिम्ब में है कि नहीं, अपना ब्लड फ्लो, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक आर्टरी है ना, पोप्लिटियल आर्टरी ले ले, जो भी ले ले, टीबियल आर्टरी ले ले, हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड फ्लो टू द लोअर लिम्ब क्या है, कम है, तो ब्लड फ्लो इस एरिया में न आने की वजह से यहाँ के सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये भी नेक्रोसिस है। और मायोकार्डियम को भी क्या, मायोकार्डियल सेल की भी क्या हो जाती है, नेक्रोसिस। लेकिन फर्क ये है ना, आप इधर देखिए, मायोकार्डियम इज द पार्ट ऑफ द हार्ट व्हिच इज नॉट एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। मायोकार्डियम तो थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़ा है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्लूरल कैविटी है, एंडोकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हार्ट पड़ा है। समझ आ गई कि नहीं? हार्ट इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट और नॉट एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड। तो क्वेश्चन ये है कि हार्ट के अंदर अगर सेल की डेथ होगी ना, उस पे सेकेंडरी एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर लोअर लिम्ब के अंदर नेक्रोसिस हुआ तो लोअर लिम्ब तो एक्सपोज है ना, तो उसमें सेकेंडरी क्या आएंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे। ऐसी सेल डेथ जिसमें सेकेंडरी एनवायरमेंटल चेंजेस ना आ सके, दैट इज नोन एज इंफार्क्शन। लेकिन ऐसा सेल डेथ जिस पे सेकेंडरी एनवायरमेंटल चेंजेस आ सके, दैट इज नोन एज गैंग्रीन। उसको क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? तो इंफार्क्शन क्या है, इंफार्क्शन इज अ नेक्रोसिस, गैंग्रीन भी क्या है, नेक्रोसिस है। इट डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर वो पार्ट ऑफ द बॉडी में नेक्रोसिस हो जाए जो बाहर सेकेंडरी चेंजेस को एक्सपोज हो, तो वो क्या होगा, गैंग्रीन होगा। और अगर किसी सेल डेथ के बाद वहां पे चेंजेस ना आ सके, दैट शुड बी इंफार्क्शन। तो हार्ट इज नॉट एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, तो मायोकार्डियम सेल के अंदर जो भी नेक्रोसिस होगा वो क्या होगा, इंफार्क्शन होगा। इसलिए हम एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल गैंग्रीन नहीं कहते, क्योंकि इसमें सेकेंडरी चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन लोअर लिम्ब के अंदर जो है ना, लोअर लिम्ब के अंदर अगर सेल की डेथ होगी तो उस पे चेंजेस आ सकेंगे कि नहीं, हाँ, इसलिए हम लोअर लिम्ब गैंग्रीन कहते हैं। लोअर लिम्ब इंफार्क्शन नहीं होता। ये बात समझ आएगी कि नहीं? तो अब क्वेश्चन ये है ना, अगर पेपर में आया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज अ टाइप ऑफ व्हिच नेक्रोसिस, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंफार्क्शन का मतलब नेक्रोसिस है ना, लेकिन ये कहाँ की
नेक्रोसिस है किस ऑर्गन की, हार्ट की, और हार्ट के अंदर नेक्रोसिस कौन सा है, इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोagulative नेक्रोसिस। ये पेपर में आता है, इस तरह समझ आ गई। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एमआई का पेशेंट मिले, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट मिले, और आप लोगों से पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा पूछे कि मायोकार्डियम के अंदर जो नेक्रोसिस हो चुकी है, इन्फार्क्शन हो चुका है, ये किस टाइप का नेक्रोसिस है, आंसर शुड बी कोagulative नेक्रोसिस। क्योंकि हमने ये बात तय की है कि कोagulative नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन सॉलिड ऑर्गन। क्लियर जी? ओके, दिस इज कोagulative। नेक्स्ट देखिए लिक्विफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पेपर में यही आएगा। हाँ फिर बता रहा हूँ, इसको स्टार लगा, एमआई इज द एग्जांपल ऑफ कोagulative नेक्रोसिस। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किस टाइप नेक्रोसिस की एग्जांपल है, दैट शुड बी कोagulative। क्योंकि हार्ट इज अ सॉलिड ऑर्गन, और सॉलिड ऑर्गन में जब भी नेक्रोसिस होगी तो दैट शुड बी द एग्जांपल ऑफ कोagulative नेक्रोसिस। लेके लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लेके a type of necrosis in which the tissue become liquefied, जिसमें टिश्यू क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, मतलब सॉलिड नहीं रहेंगे, मतलब ये लिक्विफाइड टिश्यूज होंगे। ऐसी नेक्रोसिस जिसमें टिश्यू लिक्विफाइड हो जाए उसको हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। इस लिक्विफेक्टिव का मतलब ये है कि इसमें जब भी नेक्रोसिस होगा, जहां पे भी नेक्रोसिस होगी, उसके अंदर हमें लिपिड मिलेंगे, फ्लूइड मिलेंगे। तो आप लोग खुद रिकॉल करें, एब्सिस फॉर्मेशन में जब भी नेक्रोसिस होगी तो वो क्या होगी, लिक्विफाइड होगी। एग्जांपल में लेके एब्सिस, ठीक है ना, ब्रेन एब्सिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। चलो एग्जांपल में लेके ब्रेन एब्सिस, वेरी गुड, ब्रेन एब्सिस, ब्रेन एब्सिस, ब्रेन एब्सिस लिख लिया। और लेके ब्रेन एब्सिस भी मतलब एब्सिस अदर देन ब्रेन एब्सिस आल्सो, मतलब ये कि हर जगह की जब भी एब्सिस होगी तो इसके अंदर जितना भी डैमेज होगा, जितना भी नेक्रोसिस मिलेगा वो कौन सा होगा, लिक्विफेक्टिव होगा। और एक स्टार लगाए और लेके पेंक्रियाटाइटिस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, पेंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास में जब भी नेक्रोसिस मिलेगी दैट शुड बी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। Pancreatitis is the example of which necrosis? Liquefactive necrosis. अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, स्टमक सारे इधर देखिए, स्टमक के बाद इस तरह जनाब वो सी शेप पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये सी शेप पार्ट है ना, स्टमक के इमीडिएट नीचे जो सी शेप पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ये क्या चीज है, ये ड्यूडेनम है। अब जब देखिए इस ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में जो है ना ऊपर से बाइल डक्ट आता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पे इस सी शेप पार्ट में इस तरह हेड ऑफ पेंक्रियास पड़ा होता है, और इसका टेल इस तरह स्प्लीन तक जा चुका होता है। कहाँ पर, दिस इज पेंक्रियास। याद रखें, कोई बंदा आप लोगों से पूछे कि पेंक्रियास के पार्ट्स बताएं, पेंक्रियास हैज 3 मेन पार्ट्स, हेड ऑफ द पेंक्रियास, बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, टेल ऑफ द पेंक्रियास। कितने पार्ट्स हैं, 3। कौन कौन से, हेड ऑफ द पेंक्रियास, बॉडी एंड टेल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आगे भी आएगा लेकिन अभी से याद रखें, पेंक्रियास के अंदर कैंसर हो सकता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। जितने कैंसर्स है पेंक्रियास के, या तो वो हेड से आएंगे, या वो बॉडी से आएंगे, या टेल से। 80% ऑफ पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम द हेड ऑफ पेंक्रियास। ये भी सिक्योर है कि मेजॉरिटी केसेस में पेंक्रियास के अंदर कैंसर कहां से निकलते हैं, हेड ऑफ द पेंक्रियास। ये भी क्वेश्चन है पेपर में, लेकिन हम आगे कैंसर पढ़ेंगे तो उसमें रिपीट होगा, लेकिन अभी से भी याद रखें, कोई बंदा आप लोगों से पूछे अगर पेंक्रियास के अंदर से कैंसर आ सकता है तो मोस्ट कॉमन साइट शुड बी हेड ऑफ द पेंक्रियास। अब इधर देखिए, इस पेंक्रियास से जनाब, इस पेंक्रियास का जो है ना, फॉर एग्जांपल इस पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट निकलता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल दिस इज पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियाटिक डक्ट भी कहां पे ओपन होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब इधर देखिए, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में दो चीजें ओपन हुई है, वन इज कॉमन बाइल डक्ट, वन इज पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट कम फ्रॉम पेंक्रियास
common bile duct carry the bile and both ducts are open into the second part of duodenum. That is called ampulla of Vater. उसको क्या कहते हैं? ampulla of Vater कहते हैं. अब इधर देखिए, इस पेंक्रियास के अंदर जो है ना कुछ एंजाइम बनते हैं. क्या बनते हैं? एंजाइम. फॉर एग्जांपल पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो भी है उसको हम एज अ होल पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? यार ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा जब हम पे तो पढ़ेंगे जीआईटी की, ठीक है ना, तो अलग आएगा. लेकिन इतना याद रखना है कि पेंक्रियास कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंक्रियास के अंदर एंजाइम बन गए. अब इस एंजाइम ने फ्यूचर में काम क्या करना है? जो खुराक हम खाएंगे उसके अंदर ये एंजाइम फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं. तो फूड की डाइजेशन तो पेंक्रियास के अंदर नहीं होगी, फूड की डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर होगी. तो इस एंजाइम को पेंक्रियास से कहां तक आना होगा? ड्यूडेनम तक. बाय द हेल्प ऑफ व्हिच डक्ट? पेंक्रियाटिक डक्ट. लेकिन ये बात अभी से अपने ज़हन में बिठा ले, जितने भी एंजाइम पेंक्रियास पैदा करेगा ऑलवेज आर इन एक्टिव फॉर्म. हमेशा किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में. ये एक्टिवेट तब होते हैं जब ये कहां पे आते हैं? ड्यूडेनम में. अगर क्वेश्चन ये आया ना कि देयर आर एक्टिव एंजाइम इनसाइड पेंक्रियास, दैट शुड बी एब्नॉर्मल. वो हमेशा क्या होंगे? एब्नॉर्मल. एंजाइम का पेंक्रियास के अंदर होना इज नॉट एब्नॉर्मल, बट एंजाइम का पेंक्रियास के अंदर एक्टिव होना दैट इज एब्नॉर्मल. समझ आ रही बात की नहीं? अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी ये पेंक्रियाटिक डक्ट क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट है.